नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए जो अगला चैप्टर होगा राजस्थान ज्योग्राफी का, तो ये रीट मेंस के लिए क्लासें भी चल रही हैं और रीट प्री के लिए भी चल रही हैं। तो ये आपका राजस्थान ज्योग्राफी का जो दूसरा चैप्टर है वो है हमारा मानसून एवं जलवायु तंत्र। इस चैप्टर से आपको प्रश्न 101% रीट में देखने को मिलता है। रीट मेंस में ऐसा कोई भी अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ जिसमें मानसून एवं जलवायु तंत्र से प्रश्न नहीं पूछा गया हो। और प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। 2-3 बार जो प्रश्न पूछा गया है वो कौन सा था, तो आपको बताएंगे। इसमें हम कोपेन का जलवायु का वर्गीकरण, साथ ही साथ ट्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण और थॉर्नवेट साहब का जलवायु वर्गीकरण, ये तीनों ही वर्गीकरण जो है जलवायु के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ हम मानसून के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलेगा, इस वीडियो को एक बार सभी विद्यार्थी शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जलवायु की। तो जलवायु कहते किसको है साथियों? जिस विद्यार्थी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि रीट मेंस और रीट प्री की जो तैयारी है वो आपको मैं बिल्कुल निःशुल्क करवा रहा हूँ। बड़ी बड़ी कोचिंगों के सहारे जीने वाले व्यक्तियों की बात करें यहाँ पर, या स्टूडेंट की बात करें, तो आपको वहाँ पर मनमानी फीस वसूली जाती है और आपको यही कोर्स वहाँ पर करवाया जाता है। तो आपको एक अच्छी शिक्षा लेनी है, निःशुल्क शिक्षा लेनी है और बेटर कंटेंट आपको पढ़ना है। इसके नोट्स में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा। खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप है हमारा, और वहाँ पर जाकर के मात्र 21 रुपये आपको देना है और जितने भी नोट्स हैं आपके वो सारे के सारे मिल जाएंगे। समय समय पर जैसे जैसे यूट्यूब पर वीडियोस आप देखते रहेंगे और उसी दिन आपकी उस वीडियो की पीडीएफ ऐप में जुड़ती चली जाएगी। सभी साथी तैयार रहेंगे और समय पर आप लोग क्लास लेते रहें। अब बात करते हैं हम जलवायु कहते किसको है साथियों। तो वायुमंडल की जो औसत वायुमंडलीय दशा होती है जब लंबे समय तक रहती हैं उसे हम क्या कहते हैं? जलवायु। जलवायु जो शब्द है साथियों वो एक ग्रीक शब्द है और वो किससे बना है? क्लाइमा से बना है। वैसे हम बात करते हैं जलवायु को इंग्लिश में क्लाइमेट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाइमेट। क्लाइमेट जलवायु को कहते हैं। और ये जो क्लाइमेट शब्द है वो ग्रीक भाषा के क्लाइमा से लिया गया है। अब हम आपको नोट बताते हैं। एक नोट है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो वायु दाब कम हो जाता है। यहाँ पर ये थोड़ा सा फिजिक्स का कंसेप्ट है, लेकिन हमको ज्योग्राफी में फिर भी पढ़ना पड़ता है कि तापमान के बढ़ने पर वायु दाब कम हो जाता है। यानी कि टेम्परेचर इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/प्रेशर, यानी कि तापमान जो होता है वो वायु दाब के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपको याद रखना है। हवाएं जो होती हैं उच्च वायु दाब से हमेशा निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं। यह आपने पढ़ा भी होगा ज्योग्राफी के अंदर। अब हम बात करते हैं सबसे पहले हमारी जो वायुमंडलीय स्थिति है वो क्या है। तो देखिएगा, ये हमारा भूगोल है, ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। और इस पृथ्वी से बीचों बीच में होकर के क्या गुजरती है? भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर है और यहाँ पर सूर्य स्थित होता है बीचों बीच में। तो अगर हम उत्तरी तरफ जाते हैं, उत्तर की तरफ, तो उत्तर में 23.5 डिग्री पर क्या होती है? कर्क रेखा होती है। और फिर यहाँ पर क्या होता है? उष्ण क्षेत्र होता है। और उस समय की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर उष्ण क्षेत्र में उत्तरायण में जब सूर्य होता है तो 21 जून को बिल्कुल सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और सीधा सूर्य चमकता है किस पर? कर्क रेखा पर। उसके बाद हम ऊपर जाते हैं थोड़ा सा उत्तरायण की तरफ, तो 66.5 डिग्री होता है और वहाँ पर उपोष्ण कटिबंध की स्थिति आ जाती है। और उपोष्ण कटिबंध की स्थिति में भी ज़्यादा ना तो सर्दी पड़ती है और ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। जब हम और ज़्यादा उत्तर की तरफ जाते हैं तो हमारा आ जाता है उत्तरी ध्रुव, जो 90 डिग्री के एंगल पर है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में सर्दियाँ पड़ती हैं, बिल्कुल शीत ऋतु है। और वहाँ पर जन शून्य प्रदेश होता है। दोनों जो ध्रुव हैं हमारे उत्तर में और दक्षिण में ऐसे बिंदु हैं जो जन शून्य प्रदेश कहलाते हैं। यहाँ पर वनस्पति बिल्कुल शीत अवस्था वाली पाई जाती हैं और जनसंख्या का अभाव होता है। उत्तर के अंदर जो होता है यहाँ पर हमारा कर्क रेखा पर 21 जून को चमकता है, जबकि दक्षिण में मकर रेखा जो है हमारी 23.5 डिग्री दक्षिण में, वो मकर रेखा है। और इस मकर रेखा पर सूर्य कब चमकता है? 22 दिसंबर को चमकता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे
लंबी रात होती है और 21 जून को सबसे बड़ा दिन माना जाता है। तो ये आपको ये थोड़ा सा फैक्ट याद रखना है, हालांकि यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाता। देखिएगा, हमारे राजस्थान की स्थिति की बात करते हैं तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये दो जो जिले हैं वो उष्ण कटिबंध के अंदर स्थित हैं। जबकि राजस्थान की बात करते हैं तो हमारा राजस्थान उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया था। राजस्थान किस कटिबंध में स्थित है? उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। और बात करें राजस्थान के मात्र दो जिले ऐसे हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जो केवल और केवल उष्ण कटिबंध में स्थित है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं मौसम संबंधी सेवाओं की जो शुरुआत की गई थी वो 1975 में की गई थी शिमला के अंदर। अगर इसकी बात करें मौसम संबंधी सेवा का जो प्रेजेंटेशन ऑफिस है वर्तमान में पुणे महाराष्ट्र के अंदर है, और मैंने एक एक चीज़ को बहुत बढ़िया डीपली तरीके से लिया है। अब हम बात करते हैं मौसम क्या है। हमने जलवायु के बारे में पढ़ा। मौसम क्या है? मौसम अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा होती है। अब आपको थोड़ा सा अंतर बता देता हूँ मौसम और जलवायु में। जलवायु दीर्घकालीन अवस्था होती है जो एक लंबे समय तक चलती है, ठीक है ना। जैसे हमारी जलवायु में आते हैं सर्दी, गर्मी, बरसात, तो 3-3, 4-4 महीने तक ये चलती रहती है। लेकिन मौसम जो होता है अल्पकालीन स्थिति है, दिन में कई बार बदल जाता है। दिन में ये मौसम कई बार बदल जाता है साथियों, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा अंतर आपको समझना है। अब हम आते हैं मानसून पर। मानसून जो शब्द है साथियों, उसकी उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम से हुई है। किससे हुई है? मौसम शब्द से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। भारतीय मानसून की सबसे पहले व्याख्या किसने की थी? अल मसूदी ने की थी। किसने की थी? अल मसूदी ने की थी, और ये अरब का यात्री था। समझ में आया आपके अच्छे से? तो मौसम जो शब्द है, मानसून जो शब्द है आपका, वो मानसून की उत्पत्ति मौसम से हुई है, और सबसे पहले इसकी व्याख्या करने वाला कौन व्यक्ति था? अल मसूदी था। अब जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं उनकी भी ज़रा बात करते हैं यहाँ पर। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला है राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, दूसरा है समुद्र से दूरी, तीसरा है समुद्र तल से ऊंचाई, चौथा है अरावली पर्वतमाला की स्थिति, पांचवा है पवन, छठवां है यहाँ की मिट्टी, और सातवां है यहाँ की वनस्पति। तो ये जलवायु को प्रभावित करने वाले आपके 7 कारक हैं, ये आपको याद रख लेना है। एक बार सभी वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल को विजिट पहली बार कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो साथियों, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार की आपको फ्री क्लासेस मिलेंगी, और साथ ही साथ नोट्स और टेस्ट सीरीज भी आगे मैं चलाऊँगा आपको। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ऋतुओं की। ऋतुओं की बात करते हैं तो आपको पता है ऋतु यहाँ पर 3 प्रकार की हैं हमारे भारत के अंदर। पहली है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु रहती है मार्च से लेकर के मध्य जून के आसपास, जून में, मार्च से जून के बीच में। और यहाँ ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान रहता है वो मैक्सिमम तापमान होता है 40 डिग्री से लेकर के 50 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य, और न्यूनतम तापमान होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य। मानसून से पहले भारत में कुछ स्थानों पर वर्षा होती रहती है, और इसको बोलते हैं हम मानसून पूर्व वर्षा। मानसून से पहले जो बरसात होती है उसको हम क्या कहते हैं? मानसून पूर्व वर्षा कहते हैं, जो गर्मियों में होती है। अगर बात करें देश में सबसे गर्म महीना कौन सा है, तो देखिएगा ये नोट छोटे छोटे पॉइंट है जो बीच बीच में मैंने लिखे हुए हैं। तो देश में सबसे गर्म महीना हमारा कौन सा है? मई का है। राजस्थान में सबसे गर्म महीना कौन सा है? राजस्थान की बात करें तो हमारा जून का महीना है, और देश में कौन सा है? मई। सर्वाधिक आंधियाँ किस महीने में चलती हैं? याद रखना, मई के महीने में चलती हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ किस ज़िले में चलती हैं? तो ध्यान रखना, गंगानगर ज़िले में चलती हैं। किसमें? गंगानगर ज़िले में। 27 दिन तक यहाँ पर आंधियाँ चलने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। उसके बाद में है आम्र वर्षा। आम्र वर्षा क्या है साथियों? ये जो आम्र वर्षा है वो केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इन तीनों जगह पर होती है, और ये मार्च व अप्रैल के महीने में होती है। उसके बाद चेरी ब्लॉसम या फूलों की बौछार, ये केरल व कर्नाटक में होती है। चेरी ब्लॉसम या फूलों की बौछार कहाँ होती है? केरल व कर्नाटक में। जो कॉफ़ी की कृषि के लिए बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाती है। कौन सी? चेरी ब्लॉसम या फूलों की जो बौछार है वो कृषि को, चाय की जो कॉफ़ी की कृषि है, कॉफ़ी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है। उसके बाद नॉर्वे स्टार या बोर्डोचिल्या या बारदोलिडिटा, ये कहाँ पर होती है? ये असम, बंगाल और झारखंड में, और छत्तीसगढ़ में भी।
तेज़ हवाओं के साथ जो बारिश होती है उसको बोलते हैं हम नार्वेस्टर या बोर्डो चिल्ला या बारदोली दीडा। ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे नाम प्रश्न यहाँ से नहीं पूछा जाता, हालांकि फिर भी मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। उसके बाद काल वैसाखी। ये काल वैसाखी साथियों पश्चिम बंगाल में होती है और पीली वर्षा हमारी छत्तीसगढ़ में होती है। टी सार्वस। टी सार्वस जो बरसात है साथियों वो असम के अंदर होती है। अगर हम बात करते हैं सबसे अधिक गर्म जो हवा होती है वो जून के महीने में चलती है और न्यूनतम गर्म हवाओं की बात करें तो नवंबर में। सबसे आर्द्र महीना हमारा अप्रैल का है, ये आपको याद रखना, छोटे छोटे पॉइंट है बस इनको याद रखना। उसके बाद आती है हमारी वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु साथियों मध्य जून से लेकर के सितंबर के बीच में रहती है और इस समय मैक्सिमम जो टेम्परेचर होता है वो 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है और न्यूनतम तापमान हमारा है 25 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य। सर्वाधिक वर्षा वाला महीना अगर हम बात करें तो कौन सा है, जुलाई का है वर्षा ऋतु में। और सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना बात करें तो कौन सा है, अगस्त का है। भारत में 2 प्रकार के मानसून से वर्षा होती है, प्रश्न यहीं से ज़्यादातर बनता है। राजस्थान के सापेक्ष में भारत में 2 प्रकार से मानसून वर्षा होती है। पहली होती है हमारी अरब सागरीय मानसून से, या फिर हम इसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी कहते हैं। भाई अरब सागर से जो बरसात होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी कहलाता है, इधर से होती है हमारे राजस्थान में। जैसे ये हमारा राजस्थान है, ठीक है ना, तो इधर से ज़्यादातर बरसात होती है हमारी इस क्षेत्र से। ये हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून है अरब सागर वाला, ठीक है ना, ये वाला। अब प्रवेश सबसे पहले कहाँ पर करता है, भारत की बात करें तो सबसे पहले केरल में प्रवेश करता है और केरल को ही मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं। और औसत वर्षा जो होती है वो 200 सेंटीमीटर के आसपास होती है। 1 जून से लेकर के 6 जून तक भारत में इसका प्रवेश होता है। 1 से लेकर के 6 जून के मध्य में भारत में इसका प्रवेश हो जाता है और इसका अंत जो होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून का वो लद्दाख में जाकर के होता है। मैस्करियन द्वीप समूह की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय मानसून का घर कहलाता है। भारतीय मानसून का घर कौन सा है, मस्किरियन द्वीप समूह, ये आपको याद रख लेना नोट में। सबसे कम अवधि अगर बात करें, सबसे कम अवधि में बरसात जो होती है वो होती है हमारी पंजाब के अंदर और मात्र 15 से 20 दिन होती है। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, प्रश्न यहाँ से ज़्यादा बनता है राजस्थान के सापेक्ष में। राजस्थान में सबसे पहले अरब सागर शाखा का मानसून मध्य जून तक पहुँचता है, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा जो होती है बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। लेकिन भारत में सर्वाधिक वर्षा अरब सागर के मानसून से होती है और राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करते हैं, बांसवाड़ा से करता है। और ये नोट इम्पॉर्टेंट है, इस फैक्ट को आप लोग याद रखना है कि अगर सबसे पहले जो बरसात होगी राजस्थान में सबसे पहले बरसात तो किससे होती है, अरब सागर के द्वारा, जो अरब सागर से मानसून आते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बरसात किस मानसून से होती है तो वो है हमारी बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसूनों से। और ये सबसे पहले अरब सागर के जो मानसून है साथियों वो प्रवेश किस में करते हैं, बांसवाड़ा से करते हैं। और बात करें भारत में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है, वो अरब सागर के मानसून से होती है। भारत में तो सर्वाधिक वर्षा अरब सागर के मानसून से और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। ये नोट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी का मानसून और इसको बोलते हैं साथियों दक्षिणी पूर्वी मानसून। दक्षिणी पूर्वी मानसून ये इस तरीके से प्रवेश करता है राजस्थान में, ठीक है ना। प्रवेश होता है इसका पश्चिम बंगाल में। भारत की बात करें तो बंगाल की खाड़ी का मानसून जो है उसका प्रवेश पश्चिम बंगाल में होता है और जुलाई के प्रथम सप्ताह में ये प्रवेश कर जाता है। सबसे पहले प्रवेश करता है साथियों अंडमान, किसमें, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर सबसे पहले प्रवेश करता है और ये कब करता है, 25 से 31 मई के बीच में, ठीक है। और हवा कैसी चलती है, पूर्वैया हवा चलती है वहाँ पर उस समय पर। सर्वाधिक बरसात की बात करें तो ये मासिन राम व चेरापूंजी जो गारो, खांसी और जैंतिया नामक पहाड़ियों पर स्थित है। इस मासिन राम चेरापूंजी जो है अपना चेरापूंजी मासिन राम मेघालय के अंदर पड़ता है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा बरसात होती है। भारत की अगर दृष्टि की बात करें तो सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो मासिन राम चेरापूंजी मेघालय में ही है, ठीक है ना। भारतीय मानसून का ईंधन, भारतीय मानसून का ईंधन क्या है, तिब्बत को कहते हैं साथियों। दोनों मानसून हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मिलते हैं। धर्मशाला इसका मतलब एक जगह का नाम है जो हिमाचल प्रदेश में आती है। उस स्थान पर दोनों मानसूनों का मिलन होता है। राजस्थान में मानसून का आगमन होता है 17 जून तक,
ये आपको नोट याद रखना है। राजस्थान में मानसून का आगमन कब होता है? 17 जून तक। नोट है, वर्षा की जैसे जैसे मात्रा बढ़ती जाती है, वर्षा की मात्रा किधर से किधर बढ़ती है बताओ? उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूरब की तरफ, ये नोट याद रखने हैं। और मानसूनी वर्षा कब किधर से किधर बढ़ती है? ये दक्षिण पूरब से लेकर के उत्तर पश्चिम की तरफ। देखो, वर्षा की मात्रा तो बढ़ती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की तरफ, लेकिन वर्षा जो मानसूनी है हमारी, वो मानसूनी वर्षा बढ़ती है हमारी दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की तरफ। ये आपको याद रखना। राजस्थान में प्रवेश जो होता है मानसूनी वर्षा का, वो झालावाड़ से होता है, ठीक है ना, झालावाड़ में प्रवेश होती है। अब हम बात करते हैं शीत ऋतु की। सबसे पहले अब हम शीत ऋतु को पढ़ते हैं। देखिएगा, एक बार लाइक कर दीजिए सभी विद्यार्थी। शीत ऋतु की बात करते हैं साथियों, तो ये हमारी अक्टूबर से फरवरी के मध्य रहती है और इसका उपनाम है प्रत्यावर्तन समय। शीत ऋतु को हम प्रत्यावर्तन समय भी कहते हैं। इसका मतलब लौटते हुए मानसून की ऋतु कहते हैं इसको। शीत ऋतु क्या है? लौटते हुए मानसून की ऋतु। शीत ऋतु में मानसून वापस चले जाते हैं और उस समय अधिकतम जो तापमान होता है वो 20 से 28 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है और न्यूनतम तापमान जो होता है 6 से लेकर के 8 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। शीत ऋतु की बात करें तो यहाँ शीत ऋतुओं में शीत लहरों का स्थानीय भाषा में जाड़ा कहते हैं। आप बोला बहुत ज़्यादा जाड़ा पड़ रहे हैं इस समय, तो वो हमारी शीत लहरें होती हैं। वो शीत लहर जब सर्दियों में चलती हैं तो उसको स्थानीय भाषा में जाड़ा कहते हैं। नवंबर और फरवरी की सर्दी को हम गुलाबी सर्दी भी कहते हैं। बताओ, नवंबर और फरवरी में जो सर्दियां पड़ती हैं उसको हम क्या कहते हैं? गुलाबी सर्दी कहते हैं साथियों। जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है तो उसे हम पाला पड़ना कहते हैं। बोलो, सर्दियों में बहुत ज़्यादा पाला पड़ रहा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पाला पड़ रहा है, बर्फ़ की बूंदें जैसी जम जाती हैं ज़मीन पर, तो वो जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है तो उस समय ऐसी स्थिति होती है। भारत का सबसे ठंडा महीना अगर बात करें तो वो कौन सा है? दिसंबर का। और राजस्थान का सबसे ठंडा महीना है वो जनवरी का। दोनों नोट कर लें आप लोग। लौटते हुए मानसून से भारत में तमिलनाडु में ज़्यादा वर्षा होती है। तमिलनाडु का एक कोरोमंडल तट है। क्या है? तमिलनाडु में कोरोमंडल तट है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बरसात होती है लौटते हुए मानसून से। अब पश्चिम विक्षोभ क्या है? प्रश्न यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पश्चिम विक्षोभ या जिसको हम मावट कहते हैं, तो भूमध्य सागर से उठकर आने वाले जो चक्रवात हैं जिनको हम गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं, यानी कि सर्दियों में जो हमारे भूमध्य सागर से या पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली जो बरसात है उसको हम मावट कहते हैं। और ये गोल्डन ड्रॉप्स होती है, स्वर्ण बूंदें होती है, जो हमारी गेहूं और चना की जो फसल होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, अच्छी है, लाभदायक है। और भारत में सेब की खेती होती है ना, भारत की दृष्टि से बात करें तो उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। यानी कि शीत ऋतु में होने वाली जो बरसात होती है उसको हम मावट कहते हैं और ये भूमध्य सागर से आने वाले जो चक्रवातीय मानसून होते हैं उनसे ज़्यादा बरसात होगी। सर्वाधिक प्रभाव इस मावट का यूपी में दिखाई देता है और प्रवेश इसका पश्चिमी पंजाब राज्य में होता है। सबसे पहले मावट का जो मानसून है, पश्चिमी मानसून है विक्षोभ वाले, उनका प्रवेश पंजाब राज्य में होता है। राजस्थान में मावट का सर्वाधिक प्रभाव क्या होगा? तो वो कहाँ दिखाई देता है? जयपुर ज़िले में। राजस्थान में मावट का सर्वाधिक प्रभाव जयपुर ज़िले में। लेकिन राजस्थान की बात करें तो मावट सबसे पहले प्रवेश कहाँ करती है? हमारे गंगानगर ज़िले में। ये आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है ना। प्रभाव सबसे ज़्यादा जयपुर में दिखाई देगा और मावट ये जो मानसून होंगे हमारे वो प्रवेश गंगानगर में करेंगे। पश्चिमी विक्षोभ को भारत में जेट स्ट्रीम लाती है। पश्चिमी विक्षोभों को भारत में जेट स्ट्रीम लाती है, ठीक है ना। और जेट स्ट्रीम वायुमंडल में 6 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती है। जेट स्ट्रीम ये हवाएं होती है, ठीक है ना। जेट स्ट्रीम की खोज रॉस बी ने की थी। किसने की थी? रॉस बी के द्वारा की गई थी। देखिए, ये जेट स्ट्रीम का यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम बनाया है, तो ये आपको याद रख लेना है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की जलवायु। राजस्थान में 5 या 6 प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा शुष्क जलवायु। प्रश्न यहाँ से बनता है ज़्यादातर। हम राजस्थान की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने भारत की दृष्टि से आपको थोड़ा सा पढ़ाने की कोशिश की है ताकि आप पूरी चीज़ को समझ सकें। और प्रश्न तो राजस्थान की दृष्टि से ही पूछा जाता है रीट के अंदर। अब हम बात करते हैं सबसे पहले, प्रथम जलवायु हमारी शुष्क जलवायु। क्या है शुष्क जलवायु? तो यह जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर,
बाड़मेर व जोधपुर, इन 5 जिलों में शुष्क जलवायु पाई जाती है और यहाँ की जो वर्षा है वो 10 से 20 सेंटीमीटर होती है। तापमान की बात करते हैं तो गर्मियों में 45 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता, 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है और सर्दियों में ये 0 डिग्री से लेकर के 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान रहता है। शुष्क जलवायु की बात करें इन क्षेत्रों में, यहाँ की जो वनस्पति है साथियों वो पाई जाती है हमारी मरूदभिद वनस्पति या फिर जीरोफाइट बोलते हैं इनको, जीरोफाइट, लंबी जड़ों वाले पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। दैनिक तथा वार्षिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है। शुष्क जलवायु में अगर बात करें, शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में दैनिक व वार्षिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है। उसके बाद अगला है हमारा आर्द्र जलवायु। आर्द्र जो जलवायु है वो सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ इन जिलों में पाई जाती है। यहाँ पर वर्षा जो है 60 से लेकर के 80 सेंटीमीटर के मध्य में होती है। फिर उसके बाद अति आर्द्र जलवायु। अति आर्द्र जो जलवायु है साथियों वो झालावाड़, कोटा, बारा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और उदयपुर इन जिलों के अंदर पाई जाती है अति आर्द्र जलवायु और यहाँ जो वर्षा होती है वो 80 से लेकर के 120 सेंटीमीटर के मध्य होती है और यहाँ पर सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, सवाना तुल्य वनस्पति किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में। उसके बाद हमारा अगला है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, तो ये हमारा मुख्य रूप से जोधपुर में। फिर उसके बाद गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर और नागौर, पाली और जालौर इन जिलों में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। वर्षा यहाँ पर बात करें तो 20 से 40 सेंटीमीटर के मध्य होती है और स्टेपीज वनस्पतियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, ये आपको नोट करना है। स्टेपीज वनस्पतियाँ किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं? अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्रों में। उसके बाद अगला है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो साथियों उपाद्र जलवायु जो प्रदेश है वो मुख्य रूप से जयपुर क्षेत्र में, उसके बाद अलवर, दौसा, टोंक, अजमेर, पाली, राजसमंद और सिरोही। वर्षा की बात करें तो 40 से 60 सेंटीमीटर के मध्य में होती है और मिश्रित पतझड़ वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। क्लियर? अब हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ का जो क्षेत्र है राजस्थान में वो कौन कौन सी मिट्टी वगैरह पाई जाती हैं। तो ये चित्र आपको यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा दिखाई देगा। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब आप नोट्स डाउनलोड करते हैं तो इस पीडीएफ को आप अच्छे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पीडीएफ को मैं डाल दूंगा वहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर देखो, ये जब हम मृदा पढ़ेंगे ना तो मृदा में इस चैप्टर को और अच्छे से पढ़ेंगे। किस क्षेत्र में, किस जलवायु प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जैसे एंटीसोल, एरिडोसोल, एल्फीसोल, वर्टीसोल। तो ये मृदा जब हम पढ़ेंगे मृदा चैप्टर को तो वहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। अभी यहाँ पर इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इतनी, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं। सबसे पहले प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट 2-3 बार पूछा गया है, लगातार रेट में आ रहा है। और कोपेन का जलवायु वर्गीकरण जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोपेन का, थॉर्नबैट का और ट्रिवार्थ का, ये तीनों ही जलवायु वर्गीकरण इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यहीं से ज़्यादातर बनता है 99%। तो देखिएगा, कोपेन जो है वो एक वैज्ञानिक है जिसका पूरा नाम है व्लादिमीर कोपेन। इनका जन्म रूस में हुआ था, लेकिन इनको दोहरी नागरिकता प्रदान थी, वो रूस और जर्मनी की थी, ठीक है। ये चीज़ तो इनका सामान्य परिचय है। इनकी मृत्यु ऑस्ट्रिया के अंदर हुई थी और ये वनस्पति शास्त्री थे। वर्गीकरण में इन्होंने सांकेतिक भाषा का उपयोग किया था। क्या किया था? सांकेतिक भाषा का। लेकिन मुख्य प्रश्न यहीं से आता है, मैं बताऊंगा आपको। कोंडले के वर्गीकरण को आधार इन्होंने माना था। जो कोपेन थे उन्होंने किसके वर्गीकरण को आधार माना? कैंडोले के वर्गीकरण को। और वर्गीकरण इन्होंने 3 आधारों पर किया था। एक तो तापमान के आधार पर, दूसरा वर्षा के आधार पर और तीसरा वनस्पति के आधार पर। वर्गीकरण 1900 में जाकर के तैयार हुआ था, 1900 ईस्वी में। 1918 में इसको प्रस्तुत किया गया था। फिर 1921 में इसमें संशोधन किया गया था और 1936 में इसका फिर से विस्तृत वर्गीकरण किया गया था। अब यहाँ पर आपको जो क्षेत्र बताए जाएंगे वो आपको याद रखना है। तो इन्होंने 5 कुछ सिंबल दिए थे सांकेतिक भाषा में, ठीक है। सांकेतिक भाषा में कुछ 5 सिंबल दिए थे और आपको क्षेत्र विशेष ही याद रखना है। ज़्यादातर ये सिंबल कभी नहीं पूछे जाते। उन्होंने ए जो सिंबल दिया था वो दिया था उष्णकटिबंधीय जलवायु को, आर्द्र जलवायु क्षेत्र के लिए। बी सिंबल जो दिया था वो उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश के लिए।
सी जो सिंबल दिया था वो मध्य अक्षांशीय गर्म जलवायु के लिए, ई जो सिंबल दिया था वो ध्रुवीय जलवायु या टुंड्रा जलवायु प्रदेश के लिए, और एफ जो दिया था चिर स्थायी हिमाच्छादित क्षेत्रों के लिए। ये आपको कुछ पॉइंट हैं, और इन्होंने कुछ उपविभाग भी बांटे थे, लेकिन प्रश्न यहाँ से नहीं बनता। ये केवल उन्होंने सिंबल दिए थे, और इसको मैं किसी दिन अलग से कोपेन का जलवायु वर्गीकरण जब पढ़ाऊंगा ना, अलग से एक थोड़ा सा 10 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन सिंबलों का मतलब क्या है। अभी फिलहाल में इस मैराथन क्लास में आपको यहाँ से प्रश्न बनने की ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब एस जो सिंबल दिया था वो शुष्क जलवायु के लिए दिया था, सवाना तुल्य वनस्पतियों के लिए। जी जो दिया था गंगा तुल्य जलवायु के लिए दिया था। एम जो दिया था वो मानसूनी वर्षा के लिए दिया था। डब्लू दिया था शीतकालीन शुष्क जलवायु के लिए, और एच दिया था हाईएस्ट टेम्परेचर के लिए। डब्लू दिया था गर्म और शुष्क जहाँ रेत के बड़े टीले हों, और एस दिया था फिर से उन्होंने स्टेपीज तुल्य के लिए। तो ये सिंबल आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखने कि कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसको 4 क्षेत्रों में बांटा था। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये याद कर लिया और इनके ज़िले याद कर लिए तो आपसे समझ लो प्रश्न सही हो गया। पहला जो जलवायु वर्गीकरण क्षेत्र बताया था उसने वो बताया AW, और ये डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया था CWG, ये टोंक, सवाई माधोपुर और अजमेर ज़िले में। तीसरा बताया था BSHW, ये नागौर और जोधपुर ज़िले में मुख्य रूप से बता रहा हूँ। उसके बाद BWHW, ये दिया था जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर ज़िले के लिए। तो यहाँ से आप लोग ये देखेंगे कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है इस तरीके से उन्होंने बताया था। ये पूरे हमारे राजस्थान का नक्शा है। तो इन जो ज़िलों में पाई जाती है वो BWHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसको बोलते हैं हम शुष्क गर्म जलवायु। ये क्षेत्र अगर आपने याद रख लिया नक्शा से तो आपका काम अच्छा हो जाएगा। उसके बाद ये जो क्षेत्र उन्होंने वर्गीकृत किया था, ये वाला कौन सा, ये वाला देखेंगे आप लोग। ये दिया था उन्होंने BSHW, BSHW, ये हमारा BWHW, और ये जो इन्होंने दिया था साथियों ये वाला क्षेत्र, ये CWG नाम दिया था। और एक अंतिम जो क्षेत्र दिया था वो दिया था अपना ये वाला AW। ये बाकी का जो शेष क्षेत्र है हमारा, ये पूरा का पूरा कोटा बूंदी बारावाला और अपना दक्षिणी राजस्थान, तो ये हमारा अति आर्द्र गर्म जलवायु AW के नाम से प्रदर्शित किया था। तो ये 4 क्षेत्र आपको याद रख लेने हैं। उसके बाद है हमारा त्रिवार्था का वर्गीकरण। त्रिवार्था जो है वो आधार केवल किसको बनाते हैं, वनस्पति को बनाते हैं। और इन्होंने अपना पहली बार वर्गीकरण जो किया था 1931 में किया था, और संशोधन किया था 1948 में। क्लियर। अब इस तरीके से इन्होंने भी विभाजित किया था। इन्होंने वर्गीकरण किया था राजस्थान के नक्शे में सबसे पहले इधर जो है वो DBW के नाम से, ये हमारा EAD के नाम से, और ये जो क्षेत्र बड़ा सा दिखाई दे रहा है वो DAW के नाम से। और इसकी बात करते हैं तो इस क्षेत्र में सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो हमारा DAW है। और यहाँ पर नीचे वाला जो क्षेत्र है जो कोपेन ने AW के नाम से वर्गीकृत किया था, इन्होंने CAW के नाम से प्रदर्शित किया है। उसके बाद है त्रिवार्था का, ये त्रिवार्था का ये त्रिवार्था के वर्गीकरण के ही समान था। देख लो आप, ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा, कुछ भी अंतर नहीं है, सिर्फ इन्होंने जो सिंबल यूज़ किए हैं वो अलग किए हैं। बाकी कोपेन के वर्गीकरण के समान ही त्रिवार्था का समान है। आ गया समझ में। उसके बाद कुछ विद्वानों के अनुसार राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण भी किया था। तो ये आपको थोड़ा सा, अब यहाँ पर मैंने एक साथ तीनों का यूज़ किया है, और एक साथ तीनों का यूज करके फिर मैंने इसको जिले वाइज वर्गीकृत किया। कोपेन के ये 3 जलवायु वर्गीकरण आपको याद रखने हैं। त्रिवार्था ने भी ये नाम दिए थे, कोपेन का BWHW, BSHW, CWG और AW। फिर त्रिवार्था ने BWH के नाम से, इसको इसके नाम से दिया था, इसको इसके नाम से दिया था, इसको इसके नाम से दिया था, और इसको समान रखा था। देखो यहाँ पर CWG है तो यहाँ CAW है, यहाँ से WW ख़त्म कर दिया त्रिवार्था साहब ने, लेकिन थॉर्नबैट का कुछ डिफरेंट ही है। क्या दिया था इन्होंने दिया था कि पहला है जो शुष्क है वो EAD के नाम से, अर्ध शुष्क को DBW के नाम से, अर्ध जो आर्द्र क्षेत्र है उसको DAW के नाम से, और यहाँ पर अति आर्द्र को CAW के नाम से प्रदर्शित किया था थॉर्नबैट साहब ने। और इनके ज़िले आपको ये याद रख लेने हैं अच्छे से। क्लियर।
आगे चलते हैं हम, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं। अब हमारे यहाँ पर वर्गीकरण खत्म होते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है कि राज्य का सबसे गर्म महीना कौन सा है? जून का। ठंडा महीना कौन सा है? राजस्थान की बात कर रहे हैं, दिसंबर और जनवरी। जिला स्तर पर सबसे गर्म महीना चूरू है और ठंडा जिला भी चूरू है। सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला चूरू। एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों। वार्षिक तापांतर की बात करें तो सर्वाधिक कहाँ पर रहता है? चूरू में है। और दैनिक तापांतर सर्वाधिक जैसलमेर जिले में। वार्षिक तापांतर चूरू में है और दैनिक तापांतर सर्वाधिक राजस्थान में, जैसलमेर जिले में। सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना अगस्त है और न्यूनतम आर्द्रता वाला महीना अप्रैल है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कोटा है, जबकि न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग जोधपुर है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला पूछा जाए तो अपना झालावाड़ है और न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला पूछा जाए तो जैसलमेर है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान पूछा जाए तो माउंट आबू शिरोवी है और न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान पूछा जाए न्यूनतम तो वो फलौदी जोधपुर में, यानी सबसे शुष्क स्थान। उसके बाद है सर्वाधिक बाष्पोत्सर्जन वाला जिला जैसलमेर और न्यूनतम बाष्पोत्सर्जन वाला जिला डूंगरपुर। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो ये आपको याद रखना है 57.50 यानी 58.5 सेंटीमीटर हमारे राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा होती है। और राज्य की समवर्षा रेखा की बात करें तो ये हमारी 50 सेंटीमीटर, जो राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। सूर्य की सीधी किरणें साथियों जो पड़ती हैं वो बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा में बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, जबकि तिरछी जो किरणें हैं वो गंगानगर जिले में पड़ती है, कोणा गांव में। तो ये दोनों याद रखना, राजस्थान में सीधी किरणें बांसवाड़ा जिले के बोरकुंड गांव में और तिरछी किरणें गंगानगर के अंदर कोणा गांव में। सर्वाधिक आंधियां गंगानगर में चलती हैं 27 दिन तक और न्यूनतम आंधियां झालावाड़ केवल 3 दिन तक। उसके बाद यहाँ पर कुछ हवाओं के नाम आपको बता रहे हैं। ये हवाएं भी आपसे विशेषकर पूछी जाती हैं। एक तो है सीली, सीली कहते हैं पोष के महीने में चलने वाली हवाएं, सीली कहलाती हैं। उसके बाद तवा, ये जेठ के महीने में चलने वाली गर्म हवाएं होती हैं। धराऊ, ये उत्तर दिशा में चलने वाली हवाएं होती हैं। समदरी, ये दक्षिण पश्चिम से आने वाली हवाएं होती हैं। सूरमा, ये उत्तर पश्चिम से आने वाली हवा होती हैं। चील, ये दक्षिण पूर्व से आने वाली हवाएं होती हैं। और अगला है सिंजेरी, संजेरी बोलते हैं उत्तर पूर्व से आने वाली हवाओं को। अरडाब, देखो अरडाब है हमारा भयंकर हवा जो तेज़ आवाज़ वाली होती है, उनको अरडाब कहते हैं। उसके बाद झालान, यह है वाष्प कणों के साथ होने वाली हवा, चलने वाली हवा। अगला है वज्र तूफान। वज्र तूफान है साथियों हमारा दक्षिण पूर्व से आने वाला तूफान जो है वज्र तूफान होता है और ये जून जुलाई के महीने में आता है। सर्वाधिक झालावाड़ और जयपुर में और न्यूनतम जो वज्र तूफान आते हैं वो है हमारे बाड़मेर बीकानेर में। इम्पोर्टेंट है कि भारतीय मौसम विभाग की जो वेधशाला है जंतर मंतर जयपुर में है, आप सभी को पता है इस चीज़ के बारे में। तो आज आप सभी विद्यार्थियों को कैसा लगा आज का लेक्चर, आप सभी विद्यार्थी एक बार लाइक करके और अपने दिल की आवाज़ को कमेंट में लिख करके मुझे बताएंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के आपको एक एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, प्ले स्टोर पर भी आपको मिल जाएगा, खुराना स्टडी ऑफिशियल, ठीक है ना। इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। और जितने भी विद्यार्थी हैं आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और डेली आप लोग क्लास लेंगे, रेगुलर क्लास लेंगे। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।